हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर बायोटेक। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियोस में ट्रांसलेशन पढ़ा था, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन और प्रोकैरियोटिक, दोनों के ट्रांसलेशन हमने दोनों केसेस में पढ़ लिया है। अब हम आज जानेंगे कि जो हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसमें कितना एनर्जी का कॉस्ट आता है। ठीक है, एक ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो एक एनर्जी रिक्वायरिंग कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और जो एनर्जी का कॉस्ट यहाँ पे लग रहा है, जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और जीटीपी, दैट इज़ वेरी हाई। सो हाउ विल वी कैलकुलेट दैट हाउ मच ऑफ एटीपी और जीटीपी रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स एंड नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, राइट? तो एक फॉर्मूला हम देखेंगे कि कितना एटीपी हमारे ट्रांसलेशन की प्रोसेस में लग रहा है, या एक अमाइनो एसिड को ऐड कराने में कितना एटीपी लग रहा है। ठीक है, तो उसके ही अकॉर्डिंग, एक अमाइनो एसिड के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स की सिंथेसिस में कितना एटीपी लगेगा वो आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सी, 2 ATP आर रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग द tRNA। जो हमारी इनिशियल प्रोसेस है, 2 ATP की रिक्वायरमेंट है फॉर चार्जिंग tRNA की चार्जिंग करने में। चार्जिंग मीन्स, चार्जिंग का मतलब क्या है? tRNA के साथ अमाइनो एसिड का जो एडिशन होता है, tRNA के साथ जो अमाइनो एसिड की बाइंडिंग होती है, अमाइनो एसिड tRNA में जब बाइंड होता है तो उसी tRNA को हम चार्ज tRNA कहते हैं। तो उस प्रोसेस में 2 ATP लगते हैं। ठीक है, 2 ATPs आर इन्वॉल्व। 1 GTP is required, 1 GTP is required इन इनिशिएशन में कब? जब इनिशिएटर tRNA को लेके आता है हमारा इनिशिएशन फैक्टर 2, उस टाइम पे हमारा 1 GTP रिक्वायर्ड होता है। कब? टू ब्रिंग इनिशिएटर tRNA को लाने में हमारा 1 GTP लगेगा। ठीक है, ये कब हो रहा है? इनिशिएशन की प्रोसेस में, right? 1 GTP required in initiation to bring initiator tRNA. Now, अब initiator tRNA आ गया, यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। 2 ATP तो हमारे चार्ज करने में लग गए tRNA को। अब ये हमारा सपोज एक राइबोसोमल मशीनरी है, E साइट, P साइट, A साइट। ठीक है, वी नो इनिशिएटर tRNA कहाँ पे आके बाइंड होता है? हमारी P साइट पे। ठीक है, इनिशिएटर tRNA आपका यहाँ पे आ जाता है, जो मिथियोनिन को या फॉर्मल मिथियोनिन को लेके आएगा। तो ये हमारा आ गया इनिशिएटर tRNA, जिसको रिक्वायर हुई क्या? 1 GTP, 1 GTP यहाँ पे यूज हुआ, राइट? नाउ अब क्या होगा? देखो अब क्या होगा। अब हमारा अमाइनो एसाइल साइड पे, ए साइड पे अमाइनो एसाइल tRNA आएगा। जो कोडॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उन कोडॉन्स के अकॉर्डिंग जो हमारा tRNA चार्ज हुआ था इनिशियली, वो यहाँ पे आएगा इस कोडॉन के अकॉर्डिंग। चार्जिंग में 2 ATP लगे हैं, वो यहाँ पे आ गया, बाइंड हो गया। अब जब वो यहाँ पे आके बाइंड हो गया तो फिर क्या होगा? उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी क्या लगेगा? N-1, हम इसको ऐसे लिखते हैं, N-1 GTP रिक्वायर्ड इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये N-1 क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। N-1 GTP रिक्वायर्ड इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, N-1 GTP पेप्टाइड बॉन्ड बनने में लग रहा है, 1 GTP, N-1 GTP। N-1 है हमारे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इन द सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 100 अमाइनो एसिड, 100 अमाइनो एसिड का आपका एक पॉलीपेप्टाइड है, तो उसकी सिंथेसिस पे हाउ मेनी ATP और GTP आर रिक्वायर्ड?
तो उस टाइम पे जो हमारा n होगा वो क्या होगा 100, गिवन आपका जो है वो क्या है 100, 100 माइनस 1 हो जाएगा तो हमारे 99 जीटीपी लग रहे हैं। 99 जीटीपी कैसे लग रहे हैं, देखो एक अमाइनो एसिड ये है, तो इस पहले अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पे तो कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड कब बनेगा जब दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, तो दो जब जुड़े तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना तो एक जीटीपी लगा, तीन जब जुड़े तो दो पेप्टाइड बॉन्ड बने तो दो जीटीपी लगे। तो इसी के अकॉर्डिंग जब 100 जुड़ेंगे तो 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। सो टोटल 99 जीटीपी हमको रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि पहले वाले में तो कोई पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जो हमारा इनिशिएटर अमाइनो एसिड है वहाँ पे कोई पेप्टाइड, उसके साथ जब नेक्स्ट अमाइनो एसिड जोड़ते जाएंगे तो एक एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इसलिए हम इसको n-1 से कैलकुलेट, फॉर एक रूल है ये n-1, इट मीन्स n इज़ द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड गिवन, और -1 करोगे तो उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे और उतने ही आपके क्या होंगे जीटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर हम ये इससे हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक तो आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन, इन द पॉलीपेप्टाइड ऑफ 200 अमाइनो एसिड्स हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर। 200 अमाइनो एसिड्स का एक पॉलीपेप्टाइड है, तो वहाँ पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, तो कितने बनेंगे 200 माइनस 1, n-1 इज 200 माइनस 1, तो 199 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, राइट, क्योंकि पहला वाला जो हमारा है वहाँ वो उसके साथ कोई वो नहीं, पहला अमाइनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड उसके बाद बनना स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही जीटीपी का एक्सपेंडिचर भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो दैट इज n-1 जीटीपी फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद देखो, पेप्टाइड बॉन्ड जब बन जाता है, यहाँ पे मैं इसको रफ कर रही हूँ, ये हमारा अमाइनो एसिड टीआरएनए आया, किसी एक अमाइनो एसिड को लेके, सपोज एलानिन, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, एक जीटीपी लग गया। अब क्या होगा, ट्रांसलोकेशन, हमने पढ़ा था इलॉन्गेशन में ट्रांसलोकेशन होता है। अब यहाँ पे जो कोडॉन्स हैं उनको रीड करना है, तो ये पूरी असेंबली आगे मूव करती है, तो उस ट्रांसलोकेशन में भी हमारी n-1 जीटीपी लग रहा है। ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस में भी हमारा कितना लग रहा है, n-1 जीटीपी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो वही n-1 100 का है तो 99 जीटीपी होंगे ट्रांसलोकेशन में, मतलब इसके मूवमेंट के लिए भी यहाँ पे जीटीपी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जब एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई सेल के अंदर, तो आपकी जो राइबोसोम्स है वो ट्रांसलोकेट नहीं करेगा, राइट, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट होगी। देन लास्ट में जब टर्मिनेशन हो रहा है, वहाँ पे भी हमारा एक जीटीपी लगता है, जब हमारा टर्मिनेशन हो रहा है, 1 जीटीपी फॉर टर्मिनेशन। ठीक है, 1 जीटीपी कब लगेगा हमारा, टर्मिनेशन में। तो टर्मिनेशन तो एक ही बार होगा, एक ही चेन जो है वो एक बार टर्मिनेट होगी, तो वहाँ पे एक जीटीपी इनिशिएटर टीआरएनए को लाने में, इनिशिएटर टीआरएनए भी पहली बार ही आएगा, और टर्मिनेशन भी एक ही बार होगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग करके टर्मिनेशन हो रहा है, पूरी चेन का एक बार टर्मिनेशन होगा, तो एक जीटीपी के रिक्वायरमेंट। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल अगर हम देखें तो कितना हो गया हमारा, 2 3 ये तो हमारा रूल हो गया, 2 एटीपी, 1 जीटीपी, n-1 जीटीपी, n-1 जीटीपी फॉर ट्रांसलोकेशन एंड 1 जीटीपी फॉर टर्मिनेशन। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा एक क्वेश्चन हमारा होगा कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ 100 अमाइनो एसिड या फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 100 अमाइनो एसिड्स हाउ मैनी जीटीपीज आर रिक्वायर्ड। सो दिस इज द फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हमको करना है। तो हम कैसे इसको करेंगे, देखिए, ये फॉर्मूला मानिए इसको, चाहे आप रूल मानिए, इसको ही लेके आपको करना है। 100 अमाइनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड है, 100 अमाइनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, उसकी सिंथेसिस में कितना एटीपी लग रहा है। तो अगर एक में ये 2 एटीपी जो है एक के लिए हो रहा है, 2 एटीपी, तो 100 के लिए कितने एटीपी यहाँ पे रिक्वायर होंगे, 200 एटीपी। चार्जिंग तो होगी ना,
100 अमाइनो एसिड जब आएंगे बाइंड करेंगे तो चार्जिंग 100 बार होगी, तो एक बार में 2 लग रहे हैं ATP, तो टोटल कितने लगेंगे यहाँ पे 100 इंटू 200 ATP प्लस 1 GTP लगेगा इनिशिएटर tRNA में लाने में। यहाँ पे भी एक इनिशिएटर tRNA फर्स्ट टाइम आएगा, एक ही बार आएगा, ठीक है, प्लस n-1 GTP। तो n-1 GTP कितना हो गया, n क्या है हमारा 100, 100 माइनस 1 GTP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 99, 100 माइनस 1 99 फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। 99 GTP लगेंगे 99 पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। ऐसे ही n-1 GTP फॉर ट्रांसलोकेशन, तो 99 GTP आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलोकेशन, क्योंकि 100 अमाइनो एसिड हैं तो वो ट्रांसलोकेट जब करेंगे तो n-1 के रूल के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा 99 प्लस 1 GTP रिक्वायर फॉर टर्मिनेशन। 1 GTP हमको कहाँ चाहिए, टर्मिनेशन में। तो अब टोटल यहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट हो गया हमारा एनर्जी का 200 और 200 ये हो गया 99 प्लस 1 100 300, 99 प्लस 1 100 400, तो टोटल 400 ATPs are required for the synthesis of polypeptide of 100 amino acid. Understand? तो ये रूल है आपका। इस रूल के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आते हैं कि आपका एक 400 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का पॉलीपेप्टाइड है, उसकी सिंथेसिस में कितना ATP आपको या एनर्जी कॉस्ट क्या आती है उसकी। तो एनर्जी कॉस्ट आप किससे निकालेंगे, इस रूल से। 2 ATP फॉर चार्जिंग, 1 GTP फॉर ब्रिंगिंग इनिशिएटर tRNA, n-1 GTP फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, n-1 GTP फॉर ट्रांसलोकेशन एंड 1 GTP फॉर टर्मिनेशन। ठीक है, तो हमारी जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है दैट इज़ अ हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड नंबर ऑफ ATPs और GTPs आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। सो देयर इज वन रूल हाउ टू कैलकुलेट द ATP और GTP एक्सपेंडिचर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बाय विच वी कैन कैलकुलेट द ATP और GTP। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये तो हमारा एनर्जी कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, देर आर सो मैनी एंटीबायोटिक्स विच कैन इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स। ठीक है, बहुत सारी ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं। वी नो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज्ड टू इनहिबिट द लाइफ साइकिल ऑफ अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको पता है जो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है, और एंटीबायोटिक्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है उसमें जो प्रोडक्ट उसका बनता है फाइनली, उसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट। तो 2 टाइप के मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं वो क्या होते हैं, जो भी सेल उस मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस कर रही है वो उसको सेल्फ अपने ही यूज़ के लिए प्रोड्यूस करती है। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो ऑर्गेनिज्म खुद ही यूज़ करता है। ठीक है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसा प्रोडक्ट है आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो ऑर्गेनिज्म खुद यूज़ ना करके उसको सिक्रीट कर देता है एनवायरनमेंट में, और वो जो प्रोडक्ट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, it may be helpful for other organisms, it may be we can say it may be advantageous for other other organisms, or it may produce harm for other organisms। ठीक है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो आफ्टर मेटाबॉलिज्म बन रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से उसको सिक्रीट आउट कर देता है, रिलीज आउट कर देता है। तो इन्वायरमेंट में जब वो रिलीज़ हो रहा है वो मेटाबोलाइट किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल भी हो सकता है और बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो जैसे हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग आपको पता है एंटीबायोटिक्स का जो यूज़ है वो मोस्टली बेनिफिशियल यूज़ है,
तभी उसको यूज़ किया जा रहा है। हमको अगर फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है या कोई और हमको प्रॉब्लम हो रही है, डिजीज़ हो रही है, तो मोस्टली डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो क्या इन्फेक्शन मीन्स आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, तो आपकी उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए आपको एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एंटीबायोटिक यूज़ हो रहा है वो बेनिफिशियल यूज़ है उसका, लेकिन कुछ कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टॉक्सिक्स भी होते हैं, टॉक्सिसिटी भी कॉज करते हैं, तो दोज आर हार्मफुल फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो एंटीबायोटिक्स के थ्रू इनहिबिट हो रही है। तो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ मेजर एंटीबायोटिक्स जिनको हम पढ़ लेते हैं और एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि एक एंटीबायोटिक है, सपोज टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दे दिया कि हाउ टेट्रासाइक्लिन अफेक्ट द ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो आपके पास ऑप्शन होंगे ABCD अलग अलग, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं, एंटीबायोटिक्स और उनके मोड ऑफ एक्शन। एंटीबायोटिक्स हैं एंड देयर मोड ऑफ एक्शन, क्या उनका मोड ऑफ एक्शन है। मोड ऑफ एक्शन मीन्स कैसे वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में एक्ट कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, अब आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग भी जब घरों पे अपनी दवाई वगैरह एंटीबायोटिक लेते हैं तो हम सुनते हैं कि एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा हाई डोज या बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक की डोजेस भी हार्मफुल हैं। ऐसा सुनते हैं ना कि एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो थोड़ा सा वीकनेस हो रही है, ये हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रोसेस हमारी जो हैं, हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको हार्म कर रही है। वहाँ पे हम उस डिजीज़ से बचने के लिए तो उसको ले रहे हैं, बट वी ऑल नो दैट, हम सुनते रहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यही सारी साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रोसेसेस को, जो प्रोसेसेस हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ को या सेवरल एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को इनहिबिट कर रहा है, तो इस वजह से हार्मफुल होता है, इस वजह से यही साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट का मतलब ये नहीं कुछ और ही अलग से बीमारी उगल के आ जा रही है, ऐसा नहीं है, या हम वीकनेस हो रही है, ये हो रहा है, वीकनेस, प्रोटीन की डेफिशिएंसी बॉडी में होगी तो वीकनेस तो होगी। ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या कर रही है, प्रोटीन्स की ही तो सिंथेसिस कर रही है हमारी बॉडी, राइट। तो यही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो क्या है, कहाँ पे जाके एक्ट कर रहा है वो प्रोसेस, ठीक है। इसलिए हर चीज़ की एक लिमिटेड ही डोज डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाना भी हार्मफुल है, वो इसी वजह से है, ठीक है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है हमारी नंबर 1 एंटीबायोटिक, ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अब कैसे करती है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट, ये क्या करता है, जो 30th सब यूनिट है राइबोसोम्स की, 30th सब यूनिट, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की जो 30th सब यूनिट है, उससे बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को या ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, इनहिबिट प्रोटीन synthesis by binding with 30th सब यूनिट, जो राइबोसोम की 30th सब यूनिट है उससे बाइंड करके ये इनहिबिट करता है, ठीक है। तो जो आपको पता है 30th सब यूनिट से अगर बाइंड हो जाएगा तो जो 30th सब यूनिट है वो हो सकता है mRNA में जाके इंस्टॉल ना हो, या mRNA में इंस्टॉल हो गई है तो वो इनिशिएटर tRNA को नहीं आने दे रहा है, इनिशिएटर tRNA जहाँ पे बाइंड होता है वहाँ पे बाइंड हो जा रहा है, तो ऐसे कुछ ना कुछ अपने एक्ट के थ्रू ये इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी एंटीबायोटिक है वो क्लोरेमफेनिकॉल
फेनिकॉल। तो क्लोरेमफेनिकॉल भी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। अब ये कैसे इनहिबिट कर रहा है? ये क्या कर रहा है, जो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और ट्रांसपेप्टाइडेशन का काम करता है, पेप्टाइडिल टीआरएनए को पी साइट पे ट्रांसफर करने का काम करता है, उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर। कैसे कर रहा है? inhibits the activity of peptidyl transferase enzyme, peptidyl transferase enzyme, peptidyl transferase enzyme। ठीक है, क्लोरेमफेनिकॉल क्या कर रहा है? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा? सपोज आपके इनिशिएटर टीआरएनए भी आ गया, अमाइनो एसाइल टीआरएनए भी आ गया, लेकिन अगर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम किसका है? इस एंजाइम का। और इस एंजाइम का काम एक तो ये है, और दूसरा पेप्टाइडिल टीआरएनए को पी साइट पे पहुंचाना ए साइट से। जब ए साइट से पेप्टाइडिल टीआरएनए निकल के जाएगा पी साइट पे, तभी ए साइट पे नया आपका टीआरएनए आएगा अमाइनो एसिड को लेके। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन इनहिबिट हो जाता है तो आपका इलोंगेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, फर्दर चेन इलोंगेट नहीं होगी। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा फंक्शन किसका है? क्लोरेमफेनिकॉल का। नाउ नेक्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इज ऑल्सो एन एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन? टेट्रासाइक्लिन भी हमारी 30th सब यूनिट से बाइंड करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए की बाइंडिंग को इनहिबिट करता है। टेट्रासाइक्लिन inhibits या inhibits the binding of amino acyl tRNA, amino acyl tRNA at A site, tRNA at A site। ये क्या करता है? खुद A साइट पे जाके बाइंड कर जाता है। जो 30th सब यूनिट की, 30th सब यूनिट में ही हो रहा है ये सब। हाँ, जो 30th सब यूनिट की A साइट है वहाँ पे ये टेट्रासाइक्लिन जाके बाइंड कर जाता है। तो जब ये बाइंड कर जाएगा तो जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए है वो यहाँ पे आके बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये फिर आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। A साइट ऑफ 30S राइबोसोम, ये मोस्टली सब प्रोकैरियोट्स में कर रहे हैं काम। यूकैरियोटिक जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करती हैं कुछ 2 टाइप की एंटीबायोटिक्स हैं। एक तो साइक्लोहेक्सिमाइड है, एक आपका दूसरा है फ्यूजिटिक एसिड या डिप्टीरिया टॉक्सिन। ये सब करते हैं, बाकी मोस्टली ये सब प्रोकैरियोट्स में ही हो रहा है। प्रोकैरियोटिक सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं ये सब। नेक्स्ट है आपका एरिथ्रोमाइसिन। 4th है आपका एरिथ्रोमाइसिन। अब आपसे जो इन एंटीबायोटिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है वहाँ पे इनका मोड ऑफ एक्शन ही पूछा जाता है, या ये पूछा जाएगा कि ये राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट से बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये अभी तक ये 30th सब यूनिट पे ही काम कर रहे हैं। अब या कुछ 50th सब यूनिट से बाइंड करते हैं, कुछ 30th सब यूनिट से, कुछ उनकी पी साइड से, कुछ ए साइड से, इस तरीके से बाइंड करके इनहिबिट करते हैं प्रोसेस को। नाउ एरिथ्रोमाइसिन क्या करता है? एरिथ्रोमाइसिन बाइंड्स टू द 50th सब यूनिट। एरिथ्रोमाइसिन 50th सब यूनिट से बाइंड कर रहा है। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन बाइंड्स विथ 50th सब यूनिट, 50th सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट से ये बाइंड कर रहा है एंड इनहिबिट द पेप्टाइड चेन इलोंगेशन। जो इलोंगेशन की प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर रहा है सब यूनिट एंड इनहिबिट्स पेप्टाइड चेन इलोंगेशन।
पेप्टाइड चेन इलोंगेशन की प्रोसेस जो है, जो आपकी इलोंगेशन की प्रोसेस है, उसको इनहिबिट कर रहा है एरिथ्रोमाइसिन बाय बाइंडिंग विद 50S सब यूनिट। समझ गए? 50S सब यूनिट से बाइंड करके इलोंगेशन की प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है हमारा एरिथ्रोमाइसिन। टेट्रासाइक्लिन क्या कर रहा था? 30S सब यूनिट की ए साइड से बाइंड करके अमाइनो एसाइल टीआरएनए की एंट्री को इनहिबिट कर रहा था। क्लोरेमफेनिकॉल भी हमारा क्या कर रहा था? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा था कि ये भी क्या कर रहा है? इलोंगेशन को ही इफेक्ट कर रहा है। हमारी जो इलोंगेशन की प्रोसेस है, इनिशिएशन तो कम्प्लीटली हो जाएगा, बट इलोंगेशन की जो प्रोसेस है वहाँ पे इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करके ये इनहिबिट कर देगा पूरे ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आपकी 30S सब यूनिट से बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। अब और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे एक है फ्यूजिडिक एसिड। मैं यहाँ ऊपर इसको लिख देती हूँ, इसके ऊपर मैं इसे लिखूँगी, या थोड़ा इसको रब करके इसके ऊपर लिख लेते हैं। फ्यूजिडिक एसिड है हमारा एक, फोर्थ यहाँ पे लिखिए, फ्यूजिडिक एसिड। फ्यूजिडिक एसिड, फ्यूजिडिक एसिड क्या करता है हमारा? इलोंगेशन फैक्टर जी, जो इलोंगेशन फैक्टर जी है, जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस करता है। हमने जब इलोंगेशन पढ़ा था, हमने पढ़ा था इलोंगेशन 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टाइडेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो डिकोडिंग अगर हमारा जो कर रहा था वो EFTU कर रहा था, और EFG हमारा एक इलोंगेशन फैक्टर जी था जो हमारा ट्रांसलोकेशन का काम कर रहा था, राइबोसोमल मशीनरी को ट्रांसलोकेट करने का काम, तो उसको इनहिबिट करता है। इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ इलोंगेशन फैक्टर जी। इलोंगेशन फैक्टर जी की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है। तो इस तरीके से ये भी क्या कर रहा है? इलोंगेशन की प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है फ्यूजिडिक एसिड। ठीक है, अब एक है प्यूरोमाइसिन। प्यूरोमाइसिन भी हमारा क्या करता है? ए साइड पे जाके बाइंड हो जाता है प्यूरोमाइसिन। प्यूरोमाइसिन भी हमारा क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है बाय बाइंडिंग विद ए साइड। ए साइड पे बाइंड करके ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर दे रहा है। ए साइड पे अगर आपका कोई एंटीबायोटिक आके बाइंड हो जाएगा तो अमाइनो एसाइल टीआरएनए की बाइंडिंग इनहिबिट होगी। अमाइनो एसाइल टीआरएनए नहीं आ पाएगा तो आपकी पेप्टाइड चेन इलोंगेशन नहीं हो पाएगा, राइट? सो नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्सिमाइड। Cycloheximide is an antibiotic which is used to inhibit the protein synthesis in case of eukaryotes। एक ऐसा, अभी तक हमने जितने पढ़े वो सब जनरली प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर रहे थे, राइट? अब साइक्लोहेक्सिमाइड क्या कर रहा है? ये यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर रहा है। अब कैसे इनहिबिट कर रहा है? बाय ब्लॉकिंग पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है उसको ब्लॉक करके। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी अगर नहीं होती है तो आपका पेप्टाइड चेन का जो इलोंगेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, बाय ब्लॉकिंग पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, राइट? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी नहीं होगी। और वी नो व्हाट इज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम इज यूज्ड टू फॉर ट्रांसपेप्टाइडेशन, जो हमारी इलोंगेशन की प्रोसेस है, डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टाइडेशन और ट्रांसलोकेशन की। तो वहाँ पे ट्रांसपेप्टाइडेशन एक्टिविटी, उसकी जो ट्रांसपेप्टाइडेशन वाली स्टेज है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो चेन इलोंगेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिप्थीरिया टॉक्सिन। डिप्थीरिया टॉक्सिन भी एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट्स अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच कॉज डिप्थीरिया डिजीज इन चिल्ड्रन। बच्चों में एक डिजीज़ होती है डिप्थीरिया, जो हमारे छोटे इन्फेंट्स होते हैं उनको DPT का एक वैक्सीनेशन होता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। 3 सारी बीमारियों का एक वैक्सीनेशन एक साथ होता है।
तो ये डिप्थीरिया बच्चों में होने वाली एक डिजीज़ है। कानों के पीछे कुछ स्वेलिंग सी आके कुछ ऐसा होता है इसमें, ठीक है। तो वो टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कौन? बैक्टीरिया। ये टॉक्सिक है, ये डिप्थीरिया टॉक्सिन, जो क्या करता है हमारे यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। कैसे इनहिबिट कर रहा है? इलॉन्गेशन फैक्टर 2 के फंक्शन को इनहिबिट करके। इलॉन्गेशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 2, जो किसका सिमिलरली किसी की तरह काम करेगा? आपका इलॉन्गेशन फैक्टर जी की तरह। जो प्रोकैरियोट्स में इलॉन्गेशन फैक्टर जी का फंक्शन है ट्रांसलोकेशन का, वो यूकैरियोट्स में EEF2 का है। तो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस स्टॉप होने का मतलब कि आपकी राइबोसोमल मशीनरी जहाँ पे थी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, उसके आगे मूव नहीं करेगी। आगे मूव नहीं करेगी तो वो जो नेक्स्ट कोडॉन्स हैं, सक्सेसिव जो कोडॉन्स हैं, उनको रीड नहीं करेगा और उनको रीड नहीं कर पाएगा। तो आपकी पॉलीपेप्टाइड, सपोज 4 अमाइनो एसिड का आपका एक पेप्टाइड बना था, वो उतना ही रह जाएगा, उसके आगे सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो वहीं पे आपका जो प्रोटीन का ट्रांसलेशन है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड वी हैव लर्न दैट हाउ antibiotics affect the process of translation in both prokaryotes and eukaryotes, and what is the energy expenditure of translation.